नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। आपके साथ मैं हूं आशीष बर्मन। आज साल का अंतिम दिन है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम जिसमें हम आपको दिखाएंगे इस साल के प्रमुख घटनाक्रम। साल 2017 के अंत के साथ ही इस साल देश में घटी सभी घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। ये साल जहां कई उपलब्धियों के नाम रहा, वहीं कई ऐसी घटनाएं भी रहीं जो साल की सबसे बड़े अपराधों की लिस्ट में शामिल हुई। आइए साल के जाते जाते 2017 में घटी बड़ी अपराध की वारदातों पर एक नजर डालते हैं। जनवरी में आंध्र प्रदेश में हुए रेल हादसे में 36 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई। बाद में पुलिस की जांच में पता चला कि यह घटना तकनीकी खामी की वजह से सामने आई थी। इस मामले की जांच में कई रेल कर्मचारियों को भी निलंबित किया गया। घटना में 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। दक्षिणी दिल्ली में रहने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के घर 7 जनवरी को हुई चोरी की घटना ने देश दुनिया में खासी सुर्खियां बटोरी। आरोपियों ने सत्यार्थी के घर से न सिर्फ पैसे और आभूषणों पर हाथ साफ किया, बल्कि वे अपने साथ सत्यार्थी को मिले नोबेल रेप्लिका और कई पुरस्कार भी ले गए। काफी अरसे तक खोजबीन के बाद नोबेल रेप्लिका और अन्य चीजें बरामद की। 22 मार्च को बहुचर्चित अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट मामले में जयपुर की विशेष एनआईए कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामले में कोर्ट ने आरोपी देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया था। इनमें सुनील जोशी की मौत हो चुकी थी। 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में अहाताए नूर पेड़ के पास बम विस्फोट हुआ था। इसमें 3 जायरीन मारे गए थे और 15 जायरीन घायल हो गए थे। 1 अप्रैल को मेवात के पहलू खान पर भीड़ ने हमला कर दिया। हमला गौ तस्करी के शव के चलते बहरोड में हुआ। मामले को लेकर देश भर में विवाद खड़ा हो गया। सरकार को भी समाज विशेष का विरोध झेलना पड़ा। 31 मई को अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने हिंगौनिया गौशाला को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने का सुझाव देने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि नेपाल की तर्ज पर भारत में भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने फैसले में तमाम वेदों और धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए ये विस्तार से बताया कि गाय इंसान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी इसलिए बनाया गया क्योंकि वह जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहता है। जस्टिस महेश चंद्र शर्मा का यह अनोखा फैसला देश भर में सुर्खियां बना। 24 जून को राजस्थान के चूरू जिले में 5 लाख का इनामी कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। आईएएस अधिकारी वीरेंद्र कुंडू की बेटी वर्णिका से छेड़छाड़ का मामला। 5 अगस्त को वर्णिका के साथ चंडीगढ़ में छेड़छाड़ हुई थी। घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। मामले में भाजपा के राज्य प्रमुख के बेटे विकास की गिरफ्तारी हुई। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुमत के निर्णय में मुस्लिम समाज में एक बार में 3 तलाक देने की प्रथा को निरस्त करते हुए अपनी व्यवस्था में इसे असंवैधानिक, गैर कानूनी और शून्य करार दिया। 28 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 15 साल पुराने साध्वी रेप केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई। रोहतक जेल में ही जज जगदीप सिंह ने गुरमीत राम रहीम सिंह को यह सजा सुनाई। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के 2 मामलों में कुल 20 साल की सजा मिली है। कोर्ट ने अपने फैसले में बलात्कारी राम रहीम सिंह पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगस्त में ही जस्टिस जेएस खेहर मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो गए और जस्टिस दीपक मिश्रा ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। जाने और आने वाले दोनों ही मुख्य न्यायाधीशों के फैसले अहमियत के लिहाज से मील के पत्थर हैं। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने का आदेश और आधी रात में याकूब मेमन की फांसी पर मुहर के अलावा दिल्ली दुष्कर्म कांड के दोषियों को मौत की सजा देने का आदेश जस्टिस मिश्रा ने ही दिया था, जबकि जस्टिस खेहर एनजेएसी को रद्द करने के अलावा 3 तलाक और निजता के फैसलों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। गुरुग्राम के एक बड़े निजी स्कूल में पढ़ने वाले प्रद्युम्न की हत्या के मामले में स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए।
घटना सितंबर में सामने आई। पुलिस ने इस मामले में स्कूल बस के कंडक्टर को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में सीबीआई ने इस मामले में आरोपी कंडक्टर को क्लीन चिट देते हुए स्कूल के ही एक छात्र को इस मामले का दोषी बताया। फिलहाल आरोपी हिरासत में हैं। पानीपत में 17 अक्टूबर को हरियाणवी डांसर और सिंगर हर्षिता दहिया की एक कार्यक्रम से लौटते वक्त हत्या कर दी गई। आरोप जेल में बंद हर्षिता के जीजा दिनेश पर लगा। 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बजरी खनन पर रोक लगा दी है। बजरी खान मालिकों की 8 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बिना पर्यावरण मंजूरी के बजरी खनन नहीं किया जा सकता है। फिल्म पद्मावती के विरोध के बीच 24 नवंबर को नाहरगढ़ किले के बुर्ज पर चेतन सैनी का शव लटका मिला। मौके पर पत्थरों पर लिखे मिले शब्दों को लेकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने इसे सुसाइड करार दिया। चेतन सैनी की मौत आज भी सवालों से घिरी हुई है। 8 दिसंबर को जयपुर की एडीजे 17 कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकियों को सजा का ऐलान किया। देश में आतंकी संगठन को बढ़ाने और आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने समेत अन्य आरोपों के तहत दोषी ठहराए गए सभी आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया। राजस्थान एसओजी ने इन आतंकियों को गिरफ्तार कर 21 अक्टूबर को 2010 को मुकदमा दर्ज किया था। देश में सियासत करने वालों ने लव जिहाद के नाम पर नफरत का जो बीज बोया, वो अब शोलों की शक्ल में सामने आ रहा है। साल 2017 में लव जिहाद के नाम पर कई ऐसे मामले आए जो सुर्खियों में छाए रहे, लेकिन दिसंबर में राजस्थान के राजसमंद में एक शख्स को लव जिहाद के नाम पर पहले मारा, फिर काटा और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। इस खबर पर खूब बवाल मचा। हालांकि पुलिस ने जल्द आरोपी शंभुनाथ रेगर को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। साल 2017 के अंत के साथ ही इस साल प्रदेश में घटी सभी घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। आइए साल के जाते जाते 2017 में घटी बड़ी अपराध की वारदातों पर एक नजर डालते हैं। 22 मार्च को बहुचर्चित अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट मामले में जयपुर की विशेष एनआईए कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामले में कोर्ट ने आरोपी देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया था। इनमें सुनील जोशी की मौत हो चुकी थी। 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में आहता-ए-नूर पेड़ के पास बम विस्फोट हुआ था। इसमें 3 जायरीन मारे गए थे और 15 जायरीन घायल हो गए थे। 1 अप्रैल को मेवात के पहलू खान पर भीड़ ने हमला कर दिया। हमला गौ तस्करी के शव के चलते बहरोड़ में हुआ। मामले को लेकर देश भर में विवाद खड़ा हो गया। सरकार को भी समाज विशेष का विरोध झेलना पड़ा। 2 अप्रैल को जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग ने राजभवन में राजस्थान हाईकोर्ट के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 18 अप्रैल को राजस्थान यूनिवर्सिटी के एचओडी, बीकानेर के एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल, 3 प्रोफेसरों समेत 9 लोगों को एसओजी ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने बीए, एमए, एबीएसटी, एमकॉम, बीकॉम के पेपर लीक किए। देश की ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटी में पेपर लीक मामला उजागर होने के बाद अन्य कॉलेज शिक्षकों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। 6 जून को राजधानी जयपुर के चौमू हाउस सर्किल पर नमक का ट्रोला कार पर पलट गया। कार में सवार 2 युवक और 3 युवतियों की मौत हो गई। मृतकों में शामिल केशव और रोशनी की 19 नवंबर को शादी होने वाली थी। हादसे के बाद ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ शहर यातायात पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया। 24 जून को राजस्थान के चूरू जिले में 5 लाख का इनामी कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। 31 जुलाई को राजस्थान के 29वें पुलिस महानिदेशक मनोज भट्ट सेवानिवृत्त हो गए। राजस्थान काडर 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे मनोज भट्ट ने अपने 2 वर्ष 4 महीने के कार्यकाल के दौरान पुलिस महकमे में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू कराई और नवाचार भी किए। जुलाई के आखिरी हफ्ते से राजस्थान से शुरू होकर महिलाओं की चोटी कटने का जो सिलसिला चला, जो हरियाणा, दिल्ली, यूपी से होकर जम्मू तक पहुंच गया। चोटी कटने की घटना ने न्यूज चैनलों से लेकर सभी समाचार माध्यमों में बड़ी सुर्खियां बटोरी थीं। 1 अगस्त को राजस्थान पुलिस के नए मुखिया अजीत सिंह ने पदभार ग्रहण किया। सुबह 11:30 बजे डीजीपी अजीत सिंह पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
आरएसी की टुकड़ी ने परेड की और नए डीजीपी ने परेड की सलामी ली। बाद में अजीत सिंह सभी आईपीएस अधिकारियों से बारी बारी से मिले। 25 अगस्त को राजधानी जयपुर में बारिश के दौरान करतारपुरा नाले में युवक कार समेत पानी के तेज बहाव में बह गया। किसान मार्ग निवासी आयुष को तलाशने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा रहा। 9 दिनों की तलाश के दौरान करीब 6 किलोमीटर दूर आयुष का शव निकाला गया। हादसे ने निगम और जेडीए की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी। 8 सितंबर को जयपुर के रामगंज थाना इलाके में हुए उपद्रव के बाद 4 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। राजधानी जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के 9 साल बाद एक बार फिर जयपुर में कर्फ्यू लगा। मामूली विवाद के बाद रामगंज थाने के बाहर हुए उपद्रव में एक युवक की मौत हो गई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने जयपुर के 4 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाकर हालात पर काबू पाया। एटीएस ने 11 सितंबर को ऑपरेशन जुबैदा के तहत जम्मू कश्मीर से हथियार लाइसेंस बनाने देश भर में हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया। मामले में अब तक 3 दर्जन लोगों को फर्जी हथियार लाइसेंस बनाने और लाइसेंस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 9 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट ने गुर्जरों को 5% आरक्षण देने वाला राजस्थान विधानसभा से पास नए आरक्षण संशोधन बिल पर रोक लगाई। हाईकोर्ट के जस्टिस केएस झवेरी की खंडपीठ ने इस आरक्षण बिल पर सुनवाई करते हुए कहा कि नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को बांट रहे हैं। 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बजरी खनन पर रोक लगा दी। बजरी खान मालिकों की 8 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बिना पर्यावरण मंजूरी के बजरी खनन नहीं की जा सकती। पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी के बाद ही खनन संभव है। बजरी खनन पर रोक के बाद राज्य में जारी सरकारी और निजी प्रोजेक्ट्स थम गए। 19 नवंबर को बर्थडे मनाने जयपुर आए विदेशी पर्यटक को सांड ने त्रिपोलिया गेट के पास सींग मारा। अर्जेंटीना के पर्यटक जॉन पाल लेप्रे की मौत को लेकर देश भर में जयपुर नगर निगम की खूब किरकिरी हुई। मामला बढ़ता देख निगम ने आवारा पशुओं के खिलाफ अभियान शुरू किया। फिल्म पद्मावती के विरोध के बीच 24 नवंबर को नाहरगढ़ किले की बुर्ज पर चेतन सैनी का शव लटका हुआ मिला। मौके पर पत्थरों पर लिखे मिले शब्दों को लेकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने सुसाइड करार दिया। चेतन सैनी की मौत आज भी सवालों से घिरी हुई है। 30 नवंबर को राजस्थान के 30वें पुलिस महानिदेशक अजीत सिंह सेवानिवृत्त हो गए। राजस्थान काडर 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे अजीत सिंह पुलिस महानिदेशक पद पर बेहद छोटे कार्यकाल को लेकर चर्चा में रहे। पुलिस महानिदेशक पद पर उनका यह कार्यकाल 4 महीने का रहा। 30 नवंबर को डीजीपी अजीत सिंह शेखावत की सेवानिवृत्ति के बाद ओपी गल्होत्रा को प्रदेश सरकार ने राजस्थान का नया डीजीपी बनाया। हालांकि इस रेस में कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी चर्चा में रहे, लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गल्होत्रा पर भरोसा जताया। आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश गल्होत्रा 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने कई अहम पदों पर रहते हुए बखूबी अपने काम को अंजाम दिया है। इस पद पर वे अक्टूबर 2019 तक रहेंगे। 8 दिसंबर को जयपुर की एडीजे 17 कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकियों को सजा का ऐलान किया। साल 2017 में लव जिहाद के नाम पर कई ऐसे मामले आए जो सुर्खियों में छाए रहे, लेकिन दिसंबर में राजस्थान के राजसमंद में एक ऐसे शख्स को लव जिहाद के नाम पर पहले मारा गया, फिर काटा और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के बाद इस खबर पर खूब बवाल मचा। हालांकि पुलिस ने जल्द आरोपी शंभुनाथ रैगर को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। साल के आखिर में जाते जाते लापरवाही के चलते एक बड़े हादसे में 33 लोगों की मौत हो गई। 23 दिसंबर को सवाई माधोपुर के करीब दुब्बी बनास पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए एक निजी बस बनास नदी में जा गिरी। हादसे में 33 लोगों की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जांच के आदेश दिए। चलिए, इस विशेष पेशकश में फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूं तो देश फिलहाल राजनीतिक रूप से भगवा रंग में रंगा हुआ है, लेकिन फिर भी कई मायनों में 2017 भाजपा के लिए अच्छा रहा। कई राज्यों के चुनावों में पार्टी को फतह मिली तो कई मायनों में पहली बार रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि साल के अंत में 2 राज्यों के चुनाव में पार्टी को फतह मिली। गुजरात में 100 सीटों के अंदर सिमटना पार्टी के लिए 2018 में मंथन करने का एक विचार छोड़ गया। सबसे पहले बात करेंगे हाल ही के गुजरात और हिमाचल के चुनाव की। दोनों ही चुनाव में पार्टी को फतह तो मिली, लेकिन गुजरात चुनाव में
जो पार्टी को कांग्रेस ने टक्कर दी, उससे पार्टी को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ा। 22 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ कि पार्टी को 100 से भी कम सीटें मिली। इसमें हार्दिक का आरक्षण मामले ने भी असर डाला। इस वर्ष में 5 राज्यों के भी चुनाव हुए थे, जिनमें पंजाब कांग्रेस के खाते में गई तो यूपी में पार्टी को पहली बार इतना प्रचंड बहुमत मिला। हालांकि अरुणाचल और गोवा में भाजपा को बहुमत नहीं मिला, लेकिन सरकार बनाने में सफल रहे। उधर छत्तीसगढ़ में भी पार्टी ने भगवा फहराया। पीएम मोदी की लहर ने कई राज्यों में जीत दर्ज की, तो इसका फायदा एनडीए को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हुआ। एनडीए की ओर से बनाए गए प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को फतह मिली। यूपीए की मीरा कुमार को काफी वोटों के अंतर से हराया, तो वहीं उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए के ही वेंकैया नायडू बने। वर्ष 2017 में भाजपा ने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व के 65 साल के इतिहास को तोड़ा। जब राज्यसभा में भगवा पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद हैं, वहीं पार्टी के सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार भी है। अब पार्टी के 18 राज्यों में सरकार है। वर्ष 2017 में 7 राज्यों के चुनाव हुए और इन चुनावों में पीएम मोदी और अध्यक्ष अमित शाह की अहम भूमिका रही। प्रधानमंत्री की रैलियां विधानसभा चुनाव में पहली बार बड़ी संख्या में देखने को मिली। लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभालते हुए पार्टी को जीत के मुहाने पर खड़ा कर दिया। बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की भूमिका की, तो यूपी चुनाव हो या फिर अरुणाचल और गोवा में बहुमत नहीं मिलने पर सरकार बनाने की बात, तो इन सभी में शाह ने बड़ी भूमिका निभाई। यहां तक कि पार्टी को मजबूत करने के लिए राज्यों के दौरे पर भी निकले। हालांकि अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा इस वर्ष भी छाया रहा। यूपी चुनाव हो या फिर गुजरात चुनाव, इस दौरान कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बयान को मुद्दा बनाया गया, जिसमें सिब्बल ने लोकसभा के चुनाव के बाद इस मुद्दे पर निर्णय देने की अपील की थी। अयोध्या में इतिहास की सबसे बड़ी दिवाली इस वर्ष मनाई गई। भगवान राम के आगमन पर अयोध्या में भव्य तैयारी की गई। पुष्पक विमान की जगह हेलीकॉप्टर के जरिए भगवान राम की सवारी उतरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम को तिलक लगाया और फिर आरती उतारी। इस दौरान 2.40 लाख दिए से अयोध्या जगमग हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वर्ष भ्रष्टाचार के एक मामले में आरजेडी के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घिरते ही बेहद नाटकीय घटनाक्रम में न केवल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर बनाए गए महागठबंधन को भी तोड़ दिया। महागठबंधन से अलग होते ही एनडीए में शामिल हो गए और राज्य में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। आरजेडी की मुश्किल यही नहीं रुकी। अदालत ने 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89,27,000 रुपए की अवैध निकासी के मामले में फैसला सुनाया, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया। फैसले के बाद लालू को एक बार फिर जेल जाना पड़ा। साल का अंतिम महीने में राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। राहुल गांधी ने 4 दिसंबर को इस पद के चुनाव में नामांकन किया था। राहुल अध्यक्ष तो बने हैं, लेकिन उनके सामने भविष्य में चुनौतियों का अंबार है। राहुल गांधी बने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। राहुल गांधी ने 4 दिसंबर को इस पद के चुनाव में नामांकन किया था। गुजरात चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस ने इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन भी किया। बीजेपी भी सैकड़े से नीचे निपटी। 18 दिसंबर को हुई मतगणना में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस की सीटें और वोट प्रतिशत बढ़ा। कांग्रेस के खाते में गुजरात में 80 सीटें आईं, जबकि बीजेपी को 99 सीटें मिली। हिमाचल में भी कांग्रेस की हार हुई। पिछली बार हिमाचल में सत्ता पर काबिज कांग्रेस का इस विधानसभा चुनाव में मात खानी पड़ी। बीजेपी को 44 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली, वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें आईं। गुजरात में गूंजा मणिशंकर अय्यर का बयान, जिससे कांग्रेस का चुनाव में झटका लगा। हालांकि बयान के बाद अय्यर को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा डाला। अय्यर ने गुजरात चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल कर दिया। उनके इस बयान पर विवाद बढ़ा तो राहुल गांधी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया
इसमें कहा गया कि हम उम्मीद करते हैं कि अय्यर इस भाषा के लिए माफी मांगेंगे। अय्यर को कांग्रेस की प्राइमर मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। वर्ष 2017 के शुरुआती महीनों में पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने अकाली दल बीजेपी गठबंधन से 10 साल बाद सत्ता छीन ली। 117 सीटों के नतीजे और रुझानों में कांग्रेस ने यहां 77 सीटों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि अकाली बीजेपी गठबंधन को महज 18 सीटें हासिल हुई। हालांकि पंजाब पर राज करने का सपना संजोए बैठी आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा। यहां उसे सिर्फ 20 सीटें ही हासिल हुई। लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटें मिली। गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। रुझानों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच उठापटक चलती रही, पर फाइनल नतीजों में कांग्रेस ने यहां 17 सीटें हासिल की, जो कि बहुमत के आंकड़े यानी कि 21 से 4 कम थीं। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि 3 सीटें जीतने वाली गोवा फॉरवर्ड पार्टी और अन्य छोटे दलों की मदद से वो सरकार बना लेगी। आपको बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के बीच औपचारिक गठबंधन नहीं हो पाया था, लेकिन सीटों की साझेदारी जरूर हुई थी। इधर बीजेपी को 13 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा एनसीपी ने यहां 1, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने 3 और निर्दलियों ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी यहां भी खाता नहीं खोल पाई। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी ने राजस्थान के स्थानीय निकाय उपचुनावों में जिला परिषद की सभी 4 सीटों पर कब्जा कर लिया। स्थानीय निकायों के परिणामों में कांग्रेस ने सभी 4 जिला परिषद की सीटों, 27 में से 16 पंचायत समितियों और 6 नगर पालिकाओं की सीटों पर जीत हासिल की। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी 10 पंचायत समिति और 7 नगर पालिका सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। स्थानीय निकाय उपचुनाव 19 जिलों के 27 पंचायत समितियों, 12 जिलों की 14 नगर पालिकाओं और 4 जिला परिषदों में बीते 17 दिसंबर को मतदान हुआ। राजस्थान में 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। कांग्रेस के आला नेताओं ने भी किए तीनों जगहों के दौरे। बीजेपी की नाकामियों को गिनाया। 29 जनवरी को तीनों सीटों पर होगा मतदान। 1 फरवरी को तय हो जाएगा कि उपचुनाव जिन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कई नवाचार किए गए। भाजपा सरकार ने नए साल के दौरान इन नवाचारों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया, जिसकी बदौलत प्रदेश की शिक्षा को टॉप 5 में जगह मिली है। प्रदेश के स्टूडेंट को इस साल नई ड्रेस कोड दी गई है। 20 साल बाद हुए बदलाव के बाद बच्चों की ड्रेस का कलर कत्थई पैंट और हल्का भूरे रंग की शर्ट तय की गई है। हालांकि इस बदलाव से 1 से 5 तक के बच्चों को दूर रखा गया है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की मुहिम में पाठ्यक्रम में भी बदलाव किए गए हैं, जिसमें कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। इस दौरान राजस्थान प्रदेश से जुड़े वीर वीरांगनाओं को पाठ भी पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। तो उधर इस दौरान महाराणा प्रताप का मामला भी गर्म रहा। बदलाव की मुहिम में जुटे शिक्षा राज्य मंत्री की गाड़ी 2 बार दुर्घटनाग्रस्त भी हो गई। एक बार बगरू के पास ट्रेलर से टकराई, लेकिन वो सकुशल रहे। अजमेर हादसे में उनके पैर में चोट आई, जिसकी वजह से शिक्षा राज्य मंत्री को 4 से 5 महीने तक सहारा लेकर चलना पड़ा। देश के पहले एजुकेशन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान में हुआ। जयपुर में हुए इस आयोजन में शिक्षा जगत से जुड़े कई विद्वान शामिल हुए। तो वहीं इस दौरान शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर भी चर्चा की गई। तो वहीं इस दौरान कई MOU साइन किए गए। डिजिटल के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अपने आप को भी बदला। साल 2017 में एजुकेशन सेक्टर में ऐप के जरिए पढ़ाई कराने पर जोर दिया गया, जिसमें हेलो इंग्लिश ऐप और दिशवारी ऐप की शुरुआत की गई, ताकि ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट्स अंग्रेजी के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सके। साल 2017 में मदर्स टीचर्स मीट का आयोजन किया गया। प्रदेश की सभी सरकारी स्कूलों में इस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों से शिक्षा सुधार और स्टूडेंट के बारे में चर्चा की गई। इस मीट में बच्चे के माँ, नानी, दादी, बुआ ने भागीदारी निभाई। स्कूलों में भी दान पेटियों को रखवाया गया, ताकि भामाशाह और स्थानीय लोग इसमें दान कर सकें। इसको मुख्यमंत्री विद्यादान कोष नाम दिया गया। इस मुहिम में हालांकि इस बार शिक्षक अधिकारियों की रुचि दिखी, लेकिन वर्ष के अंत तक ये मुहिम भी दम तोड़ती हुई नजर आई।
उच्च शिक्षा में नवाचारों में बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू की गई। खासतौर पर यूनिवर्सिटी में इसे सख्ती से लागू किया गया, जिसमें शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति शुरू की गई। प्रदेश में इन नवाचारों का असर बोर्ड रिजल्ट पर भी देखने को मिला। 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट में सरकारी स्कूलों से भी मेरिट होल्डर निकले, तो वहीं इस साल सरकारी स्कूलों के रिजल्ट में भी सुधार देखने को मिला। उधर इस साल नामांकन में सरकारी स्कूलों में बढ़ोतरी हुई। नए साल के जाते जाते शिक्षा विभाग ने स्कूलों को पीपीपी मोड पर देने की पूरी योजना तैयार करी है, जिसमें प्रदेश के 300 स्कूलों को पीपीपी मोड पर देने की लिस्ट तैयार की गई है। इस मुहिम का शिक्षक जरूर विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विभाग इस पूरी मुहिम को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। चलिए, इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।